बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे रबीउल अव्वल 1443 हिजरी का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी की जो जोनल कमेटी है वो महकमा मौसमियात के दफ्तर में इजलास के लिए बैठ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं। कराची में आज गुरूब आफ्ताब 6:14 पर हुआ था। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे मोहसिन तालपुर से। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, 1443 हिजरी का जो है माह रबीउल अव्वल के चाँद देखने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा मौसमियात के दफ्तर में। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं रुयत हिलाल कमेटी की जो जोनल कमेटी है उनका यहाँ पर इजलास जारी है और जो चाँद की शहादतें हैं वो जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। कराची में आज 6:14 पर जो है सूरज जो है वो गुरूब हुआ और उसके बाद जो है 51 मिनट तक जो है चाँद की जो शहादतें हैं वो मौसूल हो सकती हैं। जो यहाँ पर रहनुमा थे यूसुफ साहब, उनका कहना था कि सिंध से जो है कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने मरकज़ी कमेटी तक ये कमेटी जो है उनसे जो है ज़िमनी सवालात करती है। मैं आपको बताता चलूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि अगर दिए गए नंबर पर कोई शहादत मौसूल होती है तो रुयत हिलाल जोनल कमेटी की जो कमेटी है वो उनसे चाँद के देखने के हवाले से ज़िमनी जो है वो शहादतें जो है उनसे सवालात करते हैं कि अगर आपने चाँद देखा तो वो सूरज के दाएँ तरफ था या बाएँ तरफ था, या उसका जो हिलाल है यानी उसका चाँद की जो रुख है वो किस तरफ था। तो इस किस्म के ज़िमनी सवालात किए जाते हैं ताकि जो है कंफर्मेशन जो है वो हासिल की जा सके। इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, अभी जो है सिलसिला ये जारी है। अगर चाँद की बाकायदा शहादतें मौसूल हो जाती हैं तो उसके बाद जो है पहली रबीउल अव्वल जुम्मे के रोज़ कल जुम्मे का दिन है, उस पर तवक्को की जा रही है। तो अगर बाकायदा मौसूल हो जाती है और उसका ऐलान हो जाता है तो फिर ये मंगल के रोज़ जो है 17 अक्टूबर के दिन जो है ईद मिलादुल नबी जो है मनाई जाएगी। लेकिन अभी तक इसका ना ही बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुआ है, ना ही इतनी शहादतें अभी तक मौसूल। आप हमें इस हवाले से आपका शुक्रिया। बराह रास्त ये चलते हैं आपको चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की क़यादत ने एक अज़म किया है कि पाकिस्तान को अल्लाह मदीने की रियासत का मॉडल बना दे, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको सही मानों में पाकिस्तान को मदीने की रियासत का मॉडल बना दे। आए मिलकर हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, तूने ये महीना हमें रबीउल अव्वल का अता किया अपनी मदद से। या अल्लाह, इस महीने की खैर व बरकत हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, पैगम्बर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने इस महीने में भेजा, उनकी आमद। या अल्लाह, हमें उनकी तालीमात नबविया पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हम अकीदत का इजहार करेंगे मिलाद की सूरत में, सीरत कॉन्फ्रेंसों की सूरत में, महाफिल की सूरत में, ऐ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा। ऐ रब करीम, अपना करम फरमाते हुए इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पाकिस्तान के शुहदा, पाक फ़ौज के शुहदा, सिक्योरिटी इदारों के शुहदा, अल्लाह पुलिस के शुहदा, सब की मग़फ़रत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ को हर अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ को मदीना मुनव्वरा की रियासत का जो ख्वाब देखा गया है, सही मानों में पाकिस्तान को उसका मॉडल बना दे और हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, जितने भी फ़न्नी मामिनीन थे, हमारे अरकान थे, ज़ोनल अरकान थे, हमारे मीडिया के दोस्त थे,
کہ انہوں نے پورے پاکستان بھر میں اس اعلان کو پہنچانے کا ذریعہ بنے. کہ اللہ ان سب کا ہمیں بھی قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے اور عید میلاد النبی 19 اکتوبر کو ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں اور پاکستان بھر میں 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل اور جلوسوں کا اہتمام کیا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد اور وزارت مذہبی امور بھی اس میں موجود تھے. اسلام آباد کی زونل کمیٹیز نے بھی اس میں حصہ لیا. ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے. کراچی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے کی. اجلاس میں علماء کرام اور محافل اور جلوسوں کے منتظمین نے شرکت کی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کرایا گیا ہے. اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے کی ہے. اجلاس میں علماء کرام اور محافل اور جلوسوں کے منتظمین بھی شرکت کریں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل اور جلوسوں کی سیکیورٹی میں کوئی بھی کمی نہ رہے. اجلاس کے صدارت ایڈیشنل آئی جی کراچی خود کریں گے. عمران یعقوب منہاس نے کی ہے اس کی صدارت اور اجلاس میں علماء کرام نے بھی شرکت کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہر محفل اور جلوس کے منتظمین بھی شرکت کریں گے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے بعد کانگو وائرس بھی بے قابو ہو گیا ہے. ضلع جنوبی اور وسطی میں کانگو سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. جہاں بھگ افراد کا تعلق ایف سی ایریا اور ڈیفنس سے ہے. طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ موذی مرض جانوروں سے پھیلتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پہلے یہ صرف سیزنل جب بقرعید کا سیزن آتا تھا جب جانور آتے تھے ان دنوں میں اس کے کیسز آیا کرتے تھے. اس کا جو جراثیم ہے وہ جانوروں کے اوپر موجود ایک کیڑا جو ہوتا ہے جس کو ہم ٹک کہتے ہیں اس کے ذریعے پھیلتا ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے پاس اکا دکا کیسز آتے رہتے ہیں. 2 کیسز جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس بھی ایک کیس رپورٹ ہوا تھا. تو یہ کیسز جو ہے آ رہے ہیں اور اس سے بچنے کا بہرحال طریقہ کار یہی ہے کہ جو جانور جو گھریلو جانور ہوتے ہیں کیٹل وغیرہ جو ہمارے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ جیت ہوتے ہیں جو کیڑے ہوتے ہیں جو ٹکس ہم کہتے ہیں ان کو جو ہے جانوروں کی کیئر کی جائے ان کو دھلایا جائے ان کے جسم کے اوپر ان کیڑوں کو جو ہے نہ پلنے دیا جائے اور اگر وہ کیڑے موجود ہوں تو اس کو ایک طریقے کار سے شہر قائد کی بڑی آبادی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین اب تک نہیں لگوا سکی ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق شہر میں صرف 29.85% افراد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہیں. محکمہ صحت سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کا 29.85% حصہ کورونا کی مکمل ویکسینیشن کروا چکا ہے. انسداد پولیو مہم میں ڈیوٹیز لگنے پر نرسز نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ نے مہم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے ترجمان کے مطابق انسداد پولیو میں نرسز کی تعیناتی کا جواز ہی نہیں بنتا. ایسوسی ایشن نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہوک سے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ترجمان کے مطابق نرسز کی زبردستی انسداد پولیو مہم پر ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیکھنے کی مشورہ دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو عثمان بزدار سے سیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ڈینگی کے حوالے سے سندھ حکومت کے انتظامات کا کاغذات تک موجود ہیں. سندھ حکومت اس اہم معاملے پر مکمل خاموش ہے. ڈینگی کی صورت میں وزیر صحت استعفیٰ دیں. ایڈز، ریبیز اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ کو ڈینگی کا تحفہ دے دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک بار پھر سندھ میں گورنر راج کی خواہش کا اظہار کیا ہے. خرم شیر زمان کہتے ہیں شہر قائد کے عوام کے لیے مردم شماری کا وعدہ پورا کر رہے ہیں. سندھ حکومت پہلے اعتراض کرے، مردم شماری کے بعد کوئی اعتراض
قبول نہیں کریں گے۔ صاف ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران خرم شیر زمان نے کہا کہ مردم شماری سے وسائل کی بہتر تقسیم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب جب کراچی میں آتے تھے اور اپنے جلسے کرتے تھے تو ان جلسوں کے دوران وزیر اعظم صاحب نے بہت سارے وعدے اپنے کیے کراچی شہر سے، جو سارے وعدے ہم آج پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خرم شیر زمان تحریک انصاف کراچی صدر۔ اس موقع پر سابق اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ مردم شماری جدید بنیادوں پر کرائی جائے گی۔ سندھ حکومت کو اگر اعتراض ہے تو ابھی بتائے، بعد میں قبول نہیں کریں گے۔ آؤ تم طریقہ بتا دو کہ تم کس طرح مانو گے، ہم وہ چیزیں آج رکھوا دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے صوبے میں ایک بار پھر گورنر راج کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ایسا اقدام نہیں چاہتے جس سے انگلیاں اٹھیں۔ عامر لیاقت حسین پارٹی اور سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، ہم پھر الیکشن کروا کر جیت جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان کا عامر لیاقت کو جواب۔ مزید کیا کہا، آپ جانیے فیصل خان کی رپورٹ میں۔ عامر لیاقت کے پارٹی چھوڑنے کے اعلان پر تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عامر لیاقت صاحب پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ابھی چھوڑ دیں۔ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا شکایتیں، کیا ناراضگیاں ہیں، سب کچھ تو دیا وزیر اعظم نے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن عمران خان کے نام پر جیتے، آگے بھی ایسا ہوگا۔ اگر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا تو پی ٹی آئی سے ہار جاؤں گا۔ دوسرے بھی یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ 20 دفعہ بھی جیتوں گا نا تو عمران خان کی وجہ سے جیتوں گا۔ اگر میں کونسلر کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑوں گا پی ٹی آئی کے عمران خان کے امیدوار کے سامنے، میں وہ بھی نہیں جیت سکتا ہوں۔ ہماری پہچان عمران خان۔ خرم شیر زمان کا مزید کہنا تھا کہ وفاق نے عامر لیاقت کو حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے کروڑوں روپے جاری کیے، وہ مزید کیا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز پر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کیا کہہ رہے تھے، آپ سنیے۔ پاکستان ہمارا ایک اتحادی بھی ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو بھی اس چیز سے اپنی جو پوزیشن ہے ہماری پارٹی کی، ہماری گورنمنٹ کی، ان سے ان کو ہم ان کا بھی ایک وہ لیں، ان کی بھی مدد لیں اور ان کی بھی سپورٹ لیں۔ جو بھی سفارشات ہیں، سجیشنز ہیں، وہ اس میں شامل کریں تاکہ ایک ایسا مل کے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو اور جو کسی کی کوئی بھی شکوک و شبہات ہیں یا کچھ بھی ان کے سوالات ہیں وہ سب ایک جگہ مل کر اور اس کو حل کیا جائے، بیکاز حکومت کوئی خاص مشین نہیں ٹھوسنا چاہتی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ساحل پر بھی واٹر سپورٹس سرگرمیاں شروع کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ کہیں جیٹ سپیڈ بوٹس چلیں گی تو کہیں واٹر سرفنگ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہاکس بے کے ساحل سے واٹر سپورٹس کا آغاز کیا گیا۔ دنیا بھر میں ساحلی شہروں میں واٹر سپورٹس ایک دلچسپ سرگرمی ہوتی ہے، مگر کراچی میں اس کا شدید فقدان تھا۔ نجی شعبے کے تحت کہیں کہیں واٹر سپورٹس موجود تھی، مگر انتہائی مہنگی۔ مگر اب کراچی والے بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ہاکس بے کے ساحل پر واٹر سپورٹ شروع کرنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ جیٹ بوٹس تو آ بھی چکی ہیں۔ یہ بوٹ اور جیٹ کی ہم نے یہاں پر انٹروڈیوس کر لی اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایک سافٹ اوپننگ اس کی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا، کے ایم سی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے تاکہ کراچی والوں کو ایک اچھی اور سستی جو صحت مند فیسیلٹی ہے، سپورٹنگ ایکٹیویٹی ہے، تفریح جو ہے وہ مل سکے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد یہ چیز بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے شہری تو تفریح کے منتظر رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور ایک اچھی انجوائمنٹ کا ان کا ذریعہ بنے گا۔ ویسے بھی تو انجوائمنٹ بہت ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے گا تو اور بھی زیادہ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں کراچی کے۔ اب یہ انیشیٹو لے رہے ہیں تو بہت اچھا انیشیٹو ہے، تو اللہ کرے یہ ہو جائے۔ یہ ہو جائے صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کے لیے ایک تفریح مقام بن جائے گا اور سب کو بہت خوشی ہوگی۔ جلد ہی کراچی والے بھی دنیا کے دوسرے شہروں کی طرح ساحل پر واٹر سپورٹس کو انجوائے کریں گے، جس سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی سیاحوں کی آمد بڑھے گی اور سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ بورڈ آف ریونیو سندھ نے نیب مقدمات میں سزا یافتہ، ضمانت یافتہ یا مقدمات کا سامنا کرنے والے 15 ریونیو افسران کو عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ ان افسران اور ملازمین کو سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر ہٹایا گیا۔
हटाए जाने वालों में मुख्तियारकार, रजिस्ट्रार, क्लर्क और दीगर शामिल हैं। 15 अफसरान और मुलाजमीन का ताल्लुक कराची समेत दीगर अजला से है। महकमा तालीम सिंध के 20 ग्रेड के अफसर सैयद रसूल बख्श शाह रिटायर्ड हो गए। रसूल बख्श शाह ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। 1 जनवरी 2022 को रिटायर होना था। इस हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से भी, लेकिन आपको बता रहे हैं महकमा तालीम सिंध के 20 ग्रेड के अफसर सैयद रसूल बख्श शाह रिटायर हो गए हैं और रसूल बख्श शाह ने वक्त से पहले अपनी रिटायरमेंट ले ली है। 1 जनवरी 2022 को उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अभी ही रिटायरमेंट ले ली है। महकमे के लिए उनकी क्या खिदमत थी और किस तरह के वो अफसर थे, कैसा उनका ये टर्न्योर गुजरा। 20 ग्रेड के अफसर थे और 2022 की जनवरी में उनका टर्न्योर पूरा होना था, मगर उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली है। महकमा तालीम सिंध के 20 ग्रेड के अफसर सैयद रसूल बख्श शाह रिटायर हो गए हैं। और सिंध की अफसरशाही की शामत आ गई है। करप्शन केसेस में एहतसाब अदालतों से सजा याफ्ता और नैब से प्री बारगेन करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई रिपोर्ट कल अदालत में पेश की जाएगी। आज़ाद नेहड़ियों हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सिंध की अफसरशाही की शामत आ गई है। करप्शन केसेस में एहतसाब अदालतों से सजा याफ्ता और नैब से प्री बारगेन करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की रिपोर्ट कल अदालत में पेश की जाएगी और ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सिंध की अफसरशाही की शामत आ गई है अब, और करप्शन केसेस पर एहतसाब अदालतों की जनब से जो कार्रवाई की गई है, खुसूसन मामलात जो प्री बारगेन के हैं वो, और अफसरान के ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई की रिपोर्ट्स अब मुकम्मल हो गई हैं और तवक्कुआत की जा रही हैं कि ये रिपोर्ट्स कल जमा करा दी जाएंगी अदालत में। इन रिपोर्ट्स में 17 महकमे शामिल हैं। बताया यही जा रहा है कि 17 महकमों की महकमा जाती कार्रवाई अब अदालत में पेश होगी और खुसूसन प्री बारगेन की जांच पड़ताल की गई है। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। आज़ाद, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, नेब से प्री बारगेन करने वाले और इसके अलावा जो सजा याफ्ता मतलब 17 महकमों के ऐसे अफसरान हैं, उनका जो है उन पर शामत आ चुकी है और सिंध सरकार ने इन अफसरान के हवाले से कल सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से 17 महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज एडवोकेट जनरल सिंध और फोकल पर्सन जो है रिपोर्ट पेश होंगे। उनमें जो महकमे हैं उनमें महकमा जंगलात, जंगली हयात, वर्क सर्विसेज, स्कूल तालीम, यूनिवर्सिटी बोर्ड, जी आज़ाद नेहरू आगाह कर रहे थे आप। और पुराने हाजी कैंप के करीब सरिया गली में सीवरेज का निज़ाम अबतर और गंदगी के ढेर के खिलाफ ताजरों और इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। ताजरों का ये कहना है कि 1 साल से अजियत का शिकार हैं, सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो एहतजाज करेंगे। सीवरेज के पानी की जोहड़ और गंदगी की ढेर ओल्ड हाजी कैंप के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सरिया गली के मकीनों और ताजरों ने गोदाम और दुकानें बंद करके एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शर्म करो, शर्म करो। इस मौके पर सदर ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन हमाद पूनावाला ने कहा कि गंदगी और गलाजत के बाइस कारोबार तबाह हो रहा है। यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं, कोई 1.5 साल से गटर की लाइनें, पैचेस, ना गाड़ियाँ लोड हो सकती हैं, रहायशी परेशान है, यहाँ पर कोई कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। आप यहाँ देखिए कस्टमर कैसे आएगा। MP के पास जाते हैं, MP कहता है कि सिंध गवर्नमेंट के राइट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि MP करेगा। इसमें हमको उलझा के रखा हुआ है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इलाका मकीनों का कहना था कि जगह जगह कीचड़, गंदगी और सीवरेज के पानी की वजह से गुजरना और नमाजों की अदायगी के लिए भी जाना मुश्किल हो गया है। कोई काम नहीं है क्योंकि कौन आएगा यहाँ पे इस गंदगी के अंदर। जब मीडिया वाले घुसने में परेशानी है, हम कैसे आ सकते? आप मुझे पता है ना, ग्राहक तो नहीं आएगा ना। क्यों आएगा ग्राहक? हमको बहुत परेशानी। किस तरह नमाज पढ़ेंगे? मुश्किल से नमाजी आते हैं, उनके कपड़े गंदे होते हैं, नमाज नहीं हो पाती। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर मसला हल ना हुआ तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन हारिस के हमरा बसीम से खास सिटी 21 न्यूज़। शेर शाह की कबाड़ी मार्केट को जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट का दर्जा हासिल है, जहां सुई से लेकर जहाज तक का सामान दस्तयाब है। सनतों का पहिया रवा रखने में अहम किरदार अदा करने वाली ये मार्केट बदतरीन मसाइल से दो चार होकर अपनी अहमियत खो बैठी है।
शेरशाह एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट, जितनी बड़ी मार्केट उतने ही बड़े मसाइल। वो मसाइल क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 3000 से जायद फैक्ट्रियां और गोदाम, 4000 से जायद दुकानों और हजारों ठेले पथारों को अपने दामन में समेटे एशिया की सबसे बड़ी शेरशाह कबाड़ी मार्केट बल्दियाती मसाइल हल न होने से तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। अंजुमन कबाड़ियान शेरशाह के सदर मलिक जाहिद कहते हैं कि कारोबार को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची से उम्मीदें लगा रखी हैं। आवाम के ऊपर महंगाई का बम भेजा है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से उम्मीद रखता हूँ कि वो और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि ये पीपल्स पार्टी से कि शेरशाह कबाड़ी मार्केट के जो मसले मसाइल हैं उसको फौरी तौर पे आप ही हल कर सकते हैं और कोई तब्दीली गवर्नमेंट या तब्दीली हुकूमत नहीं कर सकती। शहर भर से मार्केट में आमदोरफ्त के लिए 4 मरकजी सड़कें हैं, लेकिन सब की सब तबाहाल हैं। मीरा नाका रोड, शेरशाह पराचा रोड, AGS बैटरी रोड और जहानाबाद रोड सफाई हस्ती से मिट गईं, जहां गड्ढों और गंदे पानी का राज है। अभी 5 मिनट पहले एक बंदा नाले के अंदर गिरा है। इनको चाहिए बस गरीब बंदा भूखा मरे, कोई गिरता है मरता है मरने देवे, मगर हम अपना पेट भरे। सारे दिन रोड जाम रहता है। ये पीछे आप नाला देख लें, इस नाले में बच्चा डूब के मरा, उसकी लाश नहीं मिल सकी। हर वक्त MP MNA बनने के लिए हर कोई आ जाता है कि मुझे वोट दो, मैं MQM का हूँ, मैं फलानी जमात का हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं PTI का हूँ, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। सड़कों की तबाही की वजह साइट लिमिटेड के सीवरेज नाले हैं। टूटे फूटे कचरे से भरे हिफाजती दीवार से महरूम ये नाले शहरियों को मौत बांट रहे हैं। बारिशों में ये नाले सड़कों पर बहते हैं, फैक्ट्रियों का तेजाबी पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ताजरों का सामान निगल जाता है। लोगों का कारोबार है, कारोबार की निस्बत से रोड की जो सूरत हाल और हालात है ना, वो आवाम से आप पूछ रहे हो। अभी भी हम लोग गाड़ी का काम करा के हैं, चेचिस तोड़ा है, इस साइड वाला स्प्रिंग तोड़ा हुआ है। ये हालात हो गए कि लोग यहाँ कर्जदार हो गए, लोगों के कोई इम्पोर्टर का कर्जदार हो गया, कोई यानी कि दुकानदारों का कर्जदार हो गया। कारोबार नहीं है, रोड नहीं है, रास्ता आना जाना हर चीज का सत्यानाश है। कारोबार किधर से होगा, इधर आदमी आने में डरता है। खड्डे हैं, पानी है, चिक्कड़ है, तेजाब वाला पानी है। गंदगी, गलाजत और सड़कों की खस्ताहाली ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट के साथ इतराफ की कदीम आबादियों के मकीनों की जिंदगी भी अजीरन बना रखी है, जहां लोड गाड़ियों का उलट जाना और खूनी हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। पाकिस्तान की सनतों का पहिया रवां दवां रखने वाली शेरशाह कबाड़ी मार्केट सिसक रही है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और शहर कायद में बेशतर सड़कों की अब तक हालत ठीक नहीं की जा सकी। ज़िला-वस्ती में सड़कों के साथ सर्विस रोड भी कई माह से ख़राब है और रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी है। मार्केट से 5 स्टार जाने वाली सर्विस रोड पर कारपेटिंग न होने से जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिसके बायस ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़क पर निकले नोकीले पत्थर भी गाड़ियों के टायर खराब कर रहे हैं। यही वजह है कि वहां से गुजरने वाले गाड़ी खराब होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। बहुत परेशान हूँ इन खड्डों और जम से। तकरीबन यही रोड क्या पूरा कराची हमारा तकरीबन खुदा हुआ है सारा, और इतनी परेशानी है कि मैकेनिक भी इतना पैसे लेते हैं कि हम खुद परेशान है कि गाड़ी हमारी ख़राब। फिर ये सार्जेंट भी हमें तंग करते हैं। तो फिटनेस कहाँ से करवाएं जब रोड ही सही नहीं है यहाँ के, तो फिटनेस बंदा क्या करवाए। शहरियों के साथ इलाका मकीन भी खस्ता हाल सर्विस रोड से परेशान हैं। कहते हैं सड़क से गुजरने वाली गाड़ियाँ अक्सर हादसे का शिकार हो जाती हैं। फैमिली के साथ आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल रोड टूटा हुआ है, थोड़ा स्लिप होती है तो फैमिली के साथ लोग गिर जाते हैं। किसी बच्चे को लगती है, कोई लेडीज़ वगैरह बैठी हो तो उनको लग जाती है, अदरवाइज फिर जाके उनको उठाना पड़ता है कि यार ये एकदम पत्थर स्लोप में आ गया और ये एकदम गिर गए। शहर की अहम सड़क पर मुख्तलिफ बैंक्स, गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स मौजूद हैं, जहां आने वाले खराब सड़क के बायस घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सड़क की फौरी और पुख्ता तामीर करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। और शहर के अहम और पोश इलाकों में शुमार होने वाले नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बल्दियाती मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहाड़गंज के इलाके में कचरे का पहाड़ बन गया है।
के मुतवस्सत इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के बेशतर ब्लॉक्स की सड़कें टूटी हुई हैं। कचरा भी रिहायशियों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। पहाड़गंज पर कचरे का पहाड़ ताफुन और बीमारियां फैला रहा है। मैं एस ब्लॉक में रहता हूँ, मैं यहाँ पर गुजर होता है, ये कचरे से लोग बहुत परेशान हैं। धुआं इतना और फिर लोग आग लगा देते हैं और बहुत सख्त लोग परेशान इसका। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे तो आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोग उजागर करे हुए सारे मामला। क्रिकेट स्टेडियम की दीवार के साथ पड़ा कचरा आधी सड़क और चौरंगी तक फैला हुआ है। शहरी बताते हैं 30-40 साल हुए यहाँ कचरा ही देखा है। ये तो मैं तो जब से रक्षा सीखा है ना, तकरीबन 45-50 साल हो गए। यही कचरा है, यही कचरा है। किसी टाइम के यहाँ गमले भी रखे हुए थे, वो गमले भी कोई उठा के ले गए, फिर वही कचरा। इलाका मकीनों का शिकवा है कि कचरे के बाइस इलाके में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है, जो बीमारियां फैलाने के बाइस हैं। रिहायशियों ने इलाके को कचरे से पाक करने की अपील की है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त और तहजीब का सासा है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद की सबसे बड़ी कुतुब मार्केट उर्दू बाजार में कचरा कुंडी कायम कर दी गई है। किताब इल्म का आईना, तमद्दुन का असासा। जिन कौमों ने किताब को हुक्मरान बनाया, उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की, मगर बदकिस्मती से हम अपने बेहतरीन दोस्त को न सिर्फ फरामोश बल्कि कचरा कुंडी में तब्दील कर बैठे। कचरा कुंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी किताब मार्केट उर्दू बाजार कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। बाजार के बीचों बीच कायम कचरा कुंडी के बायस किताब फरोशों का जीना महाल हो गया है। किताब फरोशों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मार्केट के बाहर सफाई सुथराई होती है, लेकिन अंदर गंदगी के ढेर हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये किताबों की मार्केट है, यहाँ ख्याल किया जाए अवाम का, आने वाली का भी और दुकानदारों का भी, कि यहाँ जो अगर कचरा है तो उसको उठवाएं। अगर रोड से उठा रहे हैं बाहर से तो अंदर गली से भी उठाएं। ये मार्केट की जगह है और ये रोड गली टाइप की बनी हुई है पूरी, तो लिहाजा हम गुजारिश चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको कचरे को उठाया जाए और हमारी मुश्किलात को, हमारे मसाइल को हल किया जाए। किताब फरोशों ने सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मामले पर नोटिस लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी किताबों की मार्केट में सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए, ताकि कुतुब फरोश और खरीदारों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मुताहिर के साथ एहसन चांडियो। बल्दिया उस्मा कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए तजावुजात का खात्मा कर दिया है, जबकि सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बल्दिया उस्मा के महकमा इंसदाद तजावुजात ने कराची के 3 अजला में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके दौरान ज़िला जनूबी में क्लिफ्टन हाइपर स्टार के सामने ग्रीन बेल्ट और सर्विसेज रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान मज़ाहमत पर 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मिर्जा इश्तियाक बेग की जानिब से मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के भाई के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का केस में ज़ोहेब हसन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। ज़ोहेब हसन ने हफीज़ पीरज़ादा लॉ फर्म की खदमात हासिल की हैं। ज़ोहेब हसन की जानिब से सत्तार पीरज़ादा एडवोकेट ने वकालतनामा जमा कराने के बाद सत्तार पीरज़ादा एडवोकेट ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची हनीफ गुल ने साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल ट्रैक का दौरा किया। उन्होंने कराची कैंट स्टेशन से साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल ट्रैक का जॉइंट ट्रायल किया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची हनीफ गुल के दौरे के मौके पर रेलवे के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। उन्होंने कराची कैंट स्टेशन से साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल ट्रैक का मुआयना किया और ट्रैक पर इत्मीनान का इजहार किया। इस ट्रैक से माल बरदार गाड़ियों से मुल्क भर में सामान की तरसील मुमकिन हो सकेगी। जामिया कराची ने LLB साल आखिरी ज़िमनी इम्तहानात बराए 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाब उम्मीदवारों का तनासुब 56.60% रहा। आपको बता रहे हैं जामिया कराची ने LLB साल आखिर ज़िमनी इम्तहानात बराए 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया है। 4 तलबा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं और कामयाब उम्मीदवारों के तनासुब की अगर बात की जाए तो 56.60% तनासुब रहा है और
LLB साल आखिर ज़िमनी इम्तहानात बराए 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और 56% से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जो कि कामयाब हुए हैं। इम्तहानात में 212 अफराद शरीक हुए थे, जिसमें से 4 तलबा फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए। की मईशत के लिए कैपिटल मार्केट से खुशखबरी आ गई है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने कहा है कि आइंदा माह मज़ीद 2 से 3 कंपनीज PSX के साथ IPOs करने के लिए पाइपलाइन में है। PSX में City21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 2 महीने में 4 के करीब IPOs आए हुए हैं और मज़ीद 2-3 IPOs जो हैं वो अगले महीने लाइनअप हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपनी लिस्टिंग कराएं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकनॉमी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज आ रही हैं, जो IPOs आ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस और वेलविंग रिस्पांस मिल रहा है। रिकॉर्ड मेरे ख्याल टूट रहे हैं। जितने पैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से जो है वो इनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज जो IPO हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इनकलाब है और इसमें इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क की इकनॉमी में जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर में शरह सूद 0.25% बढ़ाकर 7.25% की है। हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। आइंदा माली साल में माशी नमू 3.4% रहने का इम्कान है और पाकिस्तान की माशी नमू माली साल 23 में 4% तक पहुँच जाएगी। आलमी बैंक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तवज्जो दे। तवानाई के शोबे की माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से माली साल 22 में महंगाई बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा माली साल 23 में GDP के 2.5% तक बढ़ने का इम्कान है। दरामदात बढ़ने और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। आलमी बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल 22 में इब्तदाई तौर पर कम होने के बाद बरामदात में भी जबरदस्त इजाफा होगा। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान का माली खसारा GDP के 7% की बुलंद सतह तक रहने का तखमीना है। इंतखाबात से कबल होने वाले अखराजात की वजह से माली साल 23 में माली खसारा 7.1% तक बढ़ सकता है। दरमियानी मुद्दत में कर्ज लेने का सिलसिला बुलंद रहेगा और IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक पर चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। 100 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में $9 कमी से 170 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट में तेजी, सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखी गई। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 212 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,586 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 10 अरब 43 करोड़ रुपए मालियत के 29 करोड़ 49 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई का कहना है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। नई लिस्टिंग भी मुतवक्का है। पिछले 2 महीने में 4 के करीब IPOs आए हुए हैं और मजीद 2-3 IPOs जो हैं वो अगले महीने लाइनअप हुए हैं और बाकी बहुत सारी कंपनियों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपनी लिस्टिंग कराएं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकनॉमी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज आ रही हैं, जो IPOs आ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस और वेलविंग रिस्पांस मिल रहा है। रिकॉर्ड मेरे ख्याल टूट रहे हैं। जितने पैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस लेवल है। दूसरी जानिब इंटर बैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटर बैंक में डॉलर
171 रुपए की बुलंद सतह और 170 रुपए 90 पैसे तक ट्रेड हुआ। दिन के इख्तिताम पर डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 170 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के इकदाम के बाद इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क मजीद कम हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे मजीद सस्ता होकर 171 रुपए 40 पैसे में मिलने लगा। यूरो 30 पैसे सस्ता होकर 198 रुपए 20 पैसे पर आ गया। बरतानवी पाउंड 233 रुपए पर मुस्तहकम रहा। अल-फजर ओपन, एशियन ओपन और एशिया ताइक्वांडो क्लब चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी ताइक्वांडो स्क्वाड ईरान रवाना हो गया है। तेहरान में 31वें अल-फजर ओपन, 3री एशियन ओपन और 10वीं एशियन ताइक्वांडो क्लब चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी ताइक्वांडो स्क्वाड ईरान रवाना हो गया है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सिटी 20।